गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल आर डूइंग वेल, स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी। तो आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए? संज्ञा के बदले उच्चारित होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? पिछले क्लास में आप जानकारी जान चुके हैं। तो वहां पे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थल का नाम बताता है। उन शब्दों के बदले में उच्चारित होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पे संज्ञा के बदले में उच्चारित होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा के बदले में उच्चारित होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, तुम, आप, वह, यह, ये, वे आदि। ये सब किसके लिए उदाहरण होते हैं? सर्वनाम के लिए उदाहरण होते हैं। देखिए यहाँ पे संज्ञा के बदले में उच्चारित होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा कहाँ पे होता है? उसके स्थान पर किसका उच्चारण होता है? यहाँ पे सर्वनाम का उच्चारण होता है। एक वाक्य पूर्ण होने के लिए संज्ञा और उसी तरह सर्वनाम का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अभी देखेंगे हम सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार प्रमुखतः यहाँ पे कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार, यानी 6 प्रकार है। कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। पहला होता है, हम देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक। सर्वनाम। और पांचवा होता है संबंधवाचक। और चौथा होता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम में कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, और चौथा होता है प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, और छठवां क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार किसके होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो अभी हम देखेंगे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखेंगे अभी हम पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इन तीनों के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम में किस किस का उपयोग होता है? बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में
बोलते हैं। इन तीनों का देखिए यहाँ पे पहला होता है बोलने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला, और इन बोलने वाला सुनने वाले के विषय के बीच में कौन होता है, जिसके बारे में बोल रहे हैं, यानी किस व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसी तरह यहाँ पे तीन व्यक्तियों के बीच में होने वाले शब्द यानी विचारण को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण मैं, तुम और वे। देखिए यहाँ पे मैं मतलब बोलने वाला, तुम मतलब सुनने वाला, वे मतलब जिसके बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे नहीं रहते हो, भूतकाल में रहते हो। इन तीनों का विषय के बारे में चर्चा होते हैं और तीनों के बीच में संभाषण होता है ना, वो किसके लिए उदाहरण होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण होता है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भाग होते हैं, प्रमुखतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग, 3 भाग। 3 भाग होते हैं, अभी देखेंगे वो। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने प्रकार है, 3 प्रकार। 3 प्रकार है। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो पहले ही बताया था मैंने। तो देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुष मतलब सुनने वाला, मतलब मैं, और मध्यम पुरुष क्या होता है, सॉरी देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुष सुनने वाला मतलब तुम, और अन्य पुरुष होते हैं कौन, जिसके बारे में बोल रहा है वो व्यक्ति के बारे में, मतलब वे। ये क्या होता है, देखिए उत्तम पुरुष मैं होता हूँ, मध्यम पुरुष तुम होते हो, और अन्य पुरुष वे। मतलब यहाँ पे क्या होता है, उत्तम पुरुष में बोलने वाला व्यक्ति विषय को बोलता है, और मध्यम पुरुष तुम मतलब सुनने वाले, मैं बोलती हूँ तो उधर कौन, सुनने वाला है, और अन्य पुरुष मतलब दूसरा पुरुष प्रेजेंट नहीं रहता है वो, वे मतलब कौन हमको पता नहीं है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो व्यक्ति अन्य पुरुष होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं मतलब बोलने वाला, और ये सुनने वाला, अनुपस्थित व्यक्ति, अनुपस्थित व्यक्ति है ना पुरुष। ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये किसके भाग होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भाग होते हैं। उसमें उत्तम पुरुष में मतलब बोलने वाला होता है, और मध्यम पुरुष तुम यानी सुनने वाला होता है, और अन्य पुरुष वे अनुपस्थित होने वाला व्यक्ति के बारे में होता है। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट निजवाचक यानी निश्चयवाचक। अभी देखेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। दूसरा होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखेंगे निश्चयवाचक जिन सर्वनाम से पास की या दूर की किसी निश्चित वस्तु या पुरुष की ओर संकेत हो, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब यहाँ पे देखिए जिस सर्वनाम से, कौन सा शब्द से हम यहाँ पे, क्या एक व्यक्ति हो या वस्तु हो या दूर में होने वाले विचार यानी वस्तु, निश्चित वस्तु या पुरुष की ओर संकेत यानी निशाना दिखाते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और देखिए इसके लिए उदाहरण होता है यहाँ पे
यह उदाहरण। उदाहरण यह, वह, ये आदि होते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसी तरह तीसरा कौन सा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पे, जिससे किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध ना हो। ना का मतलब क्या होता है, नहीं। यहाँ पे निश्चित स्थल या प्राणी या पक्षी का बोध नहीं होता है, यानी वहाँ पे निश्चित यहाँ ये है, यही है, ऐसे निश्चित कुछ नहीं होता है। वहाँ पे अगले बदले में यहाँ पे दूसरा यानी दूर के रूप से, अनुपस्थित रूप से हम बता सकते हैं। बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या होता है, देखेंगे उदाहरण, कोई, कुछ, ये सब उदाहरण होते हैं। अभी देखिए प्रश्नवाचक, चौथा क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो पता चलता है आपको, प्रश्न है क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे देखिए जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसका बोध होता है, प्रश्न का। एक वाक्य होता है, उससे हम उत्तर पाने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रश्न निकालने की जरूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग होता है। देखिए उदाहरण, कौन, क्या, कहाँ, कब आदि, ये सब किसके लिए उदाहरण होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण होते हैं। और चौथा होता है, पांचवा होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक आपको पता चलता है, देखिए संबंध है ना, रिलेशनशिप। यहाँ पे देखिए एक और दूसरे का संबंधित बताने वाले शब्द यानी उसका बोध होता है, उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से, देखिए जिस सर्वनाम के वाक्य में जिस दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब एक दूसरे से, व्यक्ति से यानी सर्वनाम व्यक्ति से एक वाक्य होता है, तो वहां पे देखिए संबंध जोड़ने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जो वह, मतलब उदाहरण देखिए पे, जो वह और जैसा वैसा, आदि। मतलब यहाँ पे देखिए जो अच्छी तरह पढ़ेगा तो सो पास हो जाएगा। तो जो अच्छी तरह पढ़ाई करे सो क्या होता है, पास हो सकता था। मतलब पढ़ाई करने से वो पास होता है ना, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे निजवाचक। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए स्वयं के अर्थ में जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। स्वयं के अर्थ में, स्वयं मतलब खुद, अपने आप से, वहां पे अर्थ में जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण, आप, स्वयं, खुद आदि, ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण होते हैं। तो बताइए सर्वनाम में कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ये सब सर्वनाम के बारे में जानकारी है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्रिया। दूसरा क्रिया शब्द, क्रिया, क्रिया का अर्थ आपको पता है, क्रिया का अर्थ क्या था, वर्ब। तो बताइए क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है काम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रिया अर्थ होता है कार्य, यानी
लिखा। यहाँ पे काम को सूचित करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रियापद कहते हैं। देखिए, जिस स्वीकार्य शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रियापद कहते हैं। मतलब उदाहरण के लिए दिए, काम सूचित करने वाले, काम या कार्य सूचित करने वाले शब्द के कौन से होते हैं? क्रिया शब्द होता है। उदाहरण के लिए पढ़ना, पढ़ना, लिखना, खेलना, आदि। ये सब क्या? क्रिया के लिए उदाहरण होते हैं। तो क्रिया के देखिए, क्रिया का अर्थ आपको पता है काम, यानी कार्य को सूचित करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। उदाहरण पढ़ना एक काम होता है, लिखना, खेलना, सोना, खाना, ये सब क्या होता है? क्रिया पद के लिए उदाहरण होते हैं। तो क्रियापद में कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, क्रिया में कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार होते हैं। पहला देखेंगे हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में भी देखेंगे हम। अकर्मक क्रिया मतलब होता है जिन क्रियाओं का व्यापार का फल उनके कर्ता पर ही पड़ता हो, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। तो अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति काम करता है उसके ऊपर ही क्या होता है? पता चलता है क्रिया। तो मतलब वहां पे कर्ता यानी काम करने वाले के ऊपर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। पे कर्ता पर ही पड़ता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? उसको अकर्मक क्रिया। इस अकर्मक क्रिया मतलब यहाँ पे कर्ता पर, कर्ता मतलब काम करने वाला। अभी मैं लिख रही हूँ, ये क्रिया मुझसे ही दिखाई देते हैं या पड़ता है ना, उसको हम कर्ता पर ही मतलब काम करने वाला को अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, माधव चलता है। उदाहरण, माधव चलता है। देखिए यहाँ पे कौन चल रहा है? चलता, यानी चलना क्या होता है? क्रिया होता है। क्रिया के लिए उदाहरण था। ओके, तो यहाँ पे कौन चल रहा है? कर्ता कौन है यहाँ पे? माधव। माधव, तो देखिए यहाँ पे कर्ता कौन है? माधव है। तो यहाँ पे कौन चल रहे हैं? माधव ही चल रहा है। चलने का मतलब कोई क्रिया होता है। ये क्रिया किसके पर होता है? कर्ता के पर, मतलब काम करने वाला। कौन चल रहा है यहाँ पे? माधव। वही ठीक है, यहाँ देखिए माधव चलता है, मतलब ये अकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण होता है। यहाँ पे चलना क्रिया हो तो कौन चल रहा है? माधव, एक व्यक्ति चल रहा है, मतलब कर्ता यानी करने वाला। क्या होता है? इसको अकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण होते हैं। अभी देखेंगे हम सकर्मक क्रिया क्या होता है। सकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होता है? देखिए, जिन क्रियाओं का व्यापार फल कर्ता पर ना पड़कर, तो अकर्मक क्रिया में किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है। सकर्मक मतलब कर्ता के ऊपर नहीं पड़ता है, तो मतलब वहां पे दूसरे व्यक्ति पर, कर्म पर पड़ता हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, कर्ता ने कर्म से, अब कारक जानते होंगे शायद, सकर्मक क्रिया में कर्ता का कार्य यानी काम किसके ऊपर पड़ता है? कर्म से। समझ में रहे? कर्ता यानी करने वाला, उसका काम किस पर होता है? कर्म पर, यानी दूसरा व्यक्ति। यहाँ देखिए, गोपाल मिठाई खाता है। देखिए यहाँ पे गोपाल, उदाहरण के लिए गोपाल मिठाई खाता है। तो देखिए यहाँ पे कर्ता कौन है? गोपाल है। इस कार्य को मिठाई खाना, ये क्या होता है?
क्रिया, यहाँ पे क्रिया होता है, यहाँ पे क्या है कर्ता होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या खा रहा है कर्म से, मतलब क्या खा रहा है यहाँ पे मिठाई। देखिए कर्ता से कर्म को खा क्रिया करता है। देखिए कर्ता मतलब यहाँ पे गोपाल होता है, तो कर्म मिठाई होता है चीज, इसको क्या कर रहा है खा रहा है। खाना मतलब क्या होता है क्रिया होता है। कर्त गोपाल होता है मतलब कर्त का अर्थ करने वाला कार्य, और यहाँ पे कर्म क्या कर रहा है मिठाई यानी स्वीट खा रहा है ना, वो क्रिया खाना मतलब क्या होता है ये क्रिया के लिए उदाहरण होता है। मतलब यहाँ पे कर्त का व्यवहार यानी व्यापार यानी फल किसके ऊपर पड़ता है कर्म से पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं अकर्म का क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया के साथ विशेष, यहाँ पे आप पहचानने से क्या पता चलता है क्रिया के साथ क्या किस इजी से आप पहचान सकते हैं सकर्मक क्रिया के लिए। यहाँ पे गोपाल मिठाई खाता है, यहाँ पे देखिए एक सूचना है आपको, इसमें आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया कैसे पहचान सकते हैं मैं भी दिखाऊंगी। देखिए गोपाल मिठाई खाता है, ये वाक्य है, इस वाक्य के लिए प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। गोपाल क्या खाता है, क्या मतलब ये कहते हैं क्या मतलब, देखिए उदाहरण यहाँ पे गोपाल क्या खाता है, क्या मतलब उत्तर क्या होता है मिठाई। इसी तरह देखिए यहाँ पे सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का एक विशेष गुण होता है। देखिए विशेष सूचना होते हैं, विशेष होता है। यहाँ पे गोपाल मिठाई खाता है, ये एक सरल वाक्य है ना, सकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। तो इस कैसे पहचान सकते हैं आप, इस वाक्य के लिए आप प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने से हमको उत्तर मिलता है ना, इससे हम पहचान सकते हैं ये सकर्मक क्रिया कहकर। गोपाल मिठाई खाता है, गोपाल क्या खाता है, गोपाल क्या खाता है मिठाई खाता है। मतलब वहां पे क्या, वहां पे प्रश्नवाचक होता है, तो वहां पे क्या कौन सा क्रिया सोचना है सकर्मक क्रिया कहकर सोचना है।